हेलो माय फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और इस पेंडेमिक, इस बुरे हालात, इस बुरी सिचुएशन जो हमारे कंट्री पर अभी आई है, आप उससे लड़ रहे होंगे, आइसोलेट रह रहे होंगे, अपने हाथों को रेगुलरली धो रहे होंगे, अपने बड़ों का ख्याल रख रहे होंगे और अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रख रहे होंगे क्योंकि जिस तरह से बुरी खबरें हमें हर रोज़ सुनने को मिलती हैं, हम फेस करते हैं इन चीज़ों को कि हमें ये समझना पड़ेगा हर बुरा वक्त आने वाले अच्छे वक्त की एक निशानी होती है। ये बुरा वक्त बताता है कि घबराएं नहीं, आने वाले वक्त में बहुत अच्छे हालात, अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। तो हमें घबराना नहीं है, हमें एक साथ रहना है, हमें आइसोलेटेड रहना है, हमें जैसे भी हो हमें इस पेंडेमिक, इस सिचुएशन, इस कंडीशन से हमें लड़ते रहना है। हमारे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। तो सबसे अहम चीज़ है कि आपको अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बड़ों का ख्याल यूँ रखना है कि आपको अपने आप को एक्सपोज नहीं होने देना है, क्योंकि आप एक ज़रिया बन सकते हैं घर के अंदर उस कोरोना वायरस को लाने का। आप पे तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट स्पेशली उन लोगों पे बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट करेगा जो एक सर्टेन एज ग्रुप है, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की जिनको कंडीशंस हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब घाती है। वो जान लेके ही पीछे हटेगी। मतलब इस कदर बुरी कंडीशन है। दिल्ली के हालात तो आप सब लोग न्यूज़ पे देख ही रहोगे, पर हकीकत में बता दूं कि उससे कहीं ज़्यादा बुरे हालात हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं। हर रोज़ कोई ना कोई एक बैड न्यूज़ हमें सुनने को ज़रूर मिलती है। बट हमें घबराना नहीं है, हमें एक साथ रहना है, हमें आइसोलेटेड रहना है, हमें एक दूसरे का एक सहारा बन करके इस बुरे वक्त को पार करना है। मेरा नाम है आदिल अमीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेद साइंस। हम वेद साइंस के ऊपर आपको नीट, NTSE, JEE, ओलंपियाड और KVPY एग्जामिनेशंस के एसोसिएटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको कवर कराते हैं। हम आपको ये टॉपिक्स ईजी टू ईजी वे में आप तक एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल विच इज़ @VedScience। वहाँ पर हम आपको ये जो भी वीडियोज़ हो रही है उसकी प्री नोटिफिकेशंस आपको अवेलेबल कराते हैं। साथ साथ जो भी क्लासेस हो रही हैं उन क्लासेस की एक PDF वर्जन हम आपको अवेलेबल कराते हैं। ये जो PPTs आप अभी देखेंगे जो हम आपको पढ़ाने में इस्तेमाल करेंगे, ये PPTs भी आप तक अवेलेबल कराई जाएंगी ताकि आप वीडियोज़ को देखें और साथ साथ PPT से बाद में रिवाइज भी कर सकें। हम आपको इससे एसोसिएटेड PYQs की एक वीडियो सीरीज भी बनाएंगे, साथ साथ PYQs की एक PDF वर्जन भी आप तक फॉरवर्ड करेंगे ताकि आप मैक्स टू मैक्स जो है एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आप कवर कर सकें और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप इसके लिए परफॉर्म कर सकें। तो आज जो टॉपिक बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे एंड रेस्पिरेटरी क्वेशेंट, जो इस टॉपिक का सबसे आखिरी हिस्सा है, जो NTSE, ओलंपियाड, CBSE क्लास 12th 11th पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में आप यकीन जानिए अगर आपने ये एग्जामिनेशन अटेम्प्ट लेना है, कि मैं आपको बताऊं कि KVPY की अपनी कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। उसके अंदर मसला ये है ना कि आपको वो आपकी साइंटिफिक टेम्परामेंट को जज करेगा। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये जो टॉपिक हम एम्फीबॉलिक पाथवे पढ़ रहे हैं, ये एम्फीबॉलिक पाथवे ना बहुत सारे पाथवेज की एक बार तो आपको रिवीजन कराएगा। ग्लाइकोलाइसिस की रिवीजन करा देगा आपको, क्रेब्स साइकिल की रिवीजन करा देगा, एसिटाइलेशन की कराएगा, फैटी एसिड सिंथेसिस की कराएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस की कराएगा, बहुत सारे पाथवेज। और मैं आपको एक चीज़ और बात बता दूं बच्चों, इस सारे पाथ्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सब के सब पाथ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फैट का बनना, फैट का टूटना, ठीक है, और फैट का टूट करके वापस से एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये सारी चीज़ें, प्रोटीन का फॉर्मेशन, मसल जनरेशन, उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स बच गए हैं तो उसका अमाइनो एसिड्स का वापस से एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होकर के एनर्जी का प्रोडक्शन। तो देखिए बेसिकली जो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। एनर्जी का प्रोडक्शन पॉसिबल, देखिए पॉसिबली जो अब तक हमने पढ़ा है वो हमने ग्लूकोज से पढ़ा है। डायरेक्ट जो पाथवे है कि सबसे पहले आपके पास ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज के बाद आप उसको ग्लाइकोलाइसिस करोगे साइटोसॉल के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस करके उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे पायरुवेट्स में, 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बना दोगे। फिर उसको आप एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करोगे। और एक बात यहाँ पे बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब वो प्रोकैरियोटिक सेल होगा ना, तो ये एसिटाइलेशन प्रोसीजर जो है जहां पर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऐड हो रही थी, याद रखिएगा डिहाइड्रोजिनेज, मैं कभी आप समय से रेगुलरली पूछता रहूंगा, आने वाली PYQs में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से बहुत सारे सवाल मैं करने वाला हूं आप लोगों से। तो आपको मैं बता दूं कि प्रोकैरियोट्स में ये तो साइटोसॉल में होगा, और यूकैरियोट्स में ये जो एसिटाइलेशन होती है पायरुवेट की, 3 कार्बन से 2 कार्बन की मॉलिक्यूल बनती है और 1 कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, ठीक है।
तो बात हमेशा ये आपको याद रहनी चाहिए। तीसरी चीज़ आगे क्या हुई थी, जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम आया तो फिर वो ऑक्जेलोएसीटेट के साथ ज्वाइन किया था, याद है ना, ऑक्जेलोएसीटेट 4 कार्बन का था, एसिटाइल कोएंजाइम 2 था, तो टोटल मिलाकर के कितने कार्बन के सेल मॉलिक्यूल बनी थी, वो बनी थी 6 कार्बन की, जिसको हम सिट्रिक एसिड कह रहे थे, सिट्रेट कह रहे थे। सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट बना था, याद है ना, आइसोसिट्रेट के बाद अल्फा क्यूटोग्लिटरेट बना था, यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला भी था और NADH भी बनी थी। आपको नहीं याद है तो बिल्कुल आप खोल सकते हैं, अपने आप बुक्स को साथ में रख सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊं बच्चा, कि आप ना पहले पढ़ लिया करो, एक बार आप बुक को रीड करके जब इस वीडियोस को देखोगे ना, या फिर कि ये वीडियो देख करके फौरन अगर रीड करोगे ना, आई प्रॉमिस कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो लाइफ के अंदर में। तीसरी ये चीज़ कि हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो हैव अ हैबिट ऑफ नोटिंग इट सम डाउन, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं जो कि उस टॉपिक को काफ़ी इलेबोरेटेड फॉर्म में कर देती है, तो उन चीज़ों को नोट कर लिया कीजिए, एसोसिएट और कनेक्ट करना सीखिए, तभी बायोलॉजी में आप बहुत आगे जा पाएंगे, यकीन जानिए। और ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना बच्चा, ये एसोसिएशन ऑफ पाथवेज हैं। एम्फीबॉलिक का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे डुअल पाथवे काम करता है, आना जाना दोनों इसमें होता है, ये मैं अभी आपको फौरन बताऊंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आगे जा करके भी इन फ्यूचर हायर स्टडीज में भी, आपके मास्टर्स में, आप इवन आपके मास्टर्स तक आपका ये पीछे नहीं, PhD में भी ये आपके मतलब आप इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगी। आप यकीन जानिए यहीं से एक टेम्परामेंट क्रिएट होगी आपके अंदर, कि आप जा करके फिर आप NTSC को, सबसे पहले तो पता है बच्चों, आपके अंदर टेम्परामेंट जनरेट करने के लिए पहले आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, अपने आप को आंकना पड़ेगा। एग्जामिनेशन क्या होता है कि आप अपने आप को आंकते हो, अपने आप को पता लगाते हो कि आप कितने पानी में हो। ये सारे नीट, NTSC, ओलंपियाड, CBSE, KVP पाई, ये आपको बताती है कि किस एक्सटेंट तक आपका नॉलेज है। और नॉलेज बच्चा ऐसे नहीं मिलती, यू हैव टू गो फॉर दैट, अटेम्प्ट लेना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है ना, वक्त देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यू विल बी गेटिंग सम नॉलेज एंड यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट, और आई एम प्रेटी मच श्योर आप इसको क्वालिफाई भी करेंगे अगर आपने इन वीडियोस को, इस चैप्टर के वीडियोस को अगर आपने ध्यान से सुना तो क्रेब्स साइकिल में आपको पता था ना कि सबसे पहले आइसोसिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट के बाद अल्फा कीटोग्लिटरेट बना था, अल्फा कीटोग्लिटरेट के बाद क्या बना था, सकिनाइल कोएंजाइम A, फिर सकिनेट बना था, सकिनेट के बाद फ्यूमेरेट, मैलेट, ऑक्जेलोएसीटेट। ये इसी तरह से ये साइकिल कंप्लीट हुई थी। आज अभी इसका इम्प्लीकेशन आप देखोगे कि कैसे कोई और प्रोडक्ट, अभी तक तो आपने देखा कि ग्लूकोज से आया, ये एक सीधी सी ट्रैक आ रही है, ग्लूकोज, पायरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम A, सिट्रिक एसिड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सिंपल बात है, क्रेब्स साइकिल के बाद तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होनी है, तो यही एक सिस्टम है, यही एक साइकिल है, दैट्स इट। अब आप देख लीजिएगा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर सिर्फ पायरुवेट से एनर्जी थोड़ी, ग्लूकोज से एनर्जी थोड़ी मिल रही है, हमें साथ साथ फैट से भी मिल रही है एनर्जी, हमें कभी कभी प्रोटीन से भी मिलती है एनर्जी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं बच्चों, अगर आप लोग वर्कआउट करते होगे, आप लोग कोई वर्कआउट करते होगे, आप में से जो भी कोई वर्कआउट करता है या किसी भी तरह का कोई फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, तो मैं आपको बताऊं कि आपको ना, आपके जो ट्रेनर होंगे वो आपको कहेंगे कि आपके ब्लड में ना, आपके बॉडी में ना ग्लाइकोजन कंटेंट खत्म हो गई है। आप पहले क्या करोगे, आप जब रनिंग शुरू करोगे तो सबसे पहले आपकी बॉडी ना आपके ग्लाइकोजन स्टोर्ड ग्लूकोज को वो अपने इस्तेमाल करेगी। स्टोर्ड ग्लूकोज कहाँ पे होता है, लिवर में होता है और आपके मसल्स में होता है, वहां से वो ग्लाइकोजन को रिसीव करती है और उस ग्लाइकोजन को फर्दर फिर ग्लूकोज में तोड़ करके ग्लूकोनियोजेनेसिस करके फिर फाइनली उसको अपने एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे में ले आती है। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा है, अगर आपके पास ATPs की कमी नहीं है, ग्लाइकोजन का भी पूरा स्टोरेज फुल है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फैटी एसिड सिंथेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ग्लूकोज है वो फर्दर एरोबिक रेस्पिरेशन में ना जा करके, पायरुवेट के बाद आगे ना जा करके वो किस में चला जाएगा, फैटी एसिड सिंथेसिस में चला जाएगा और वो फैट बनाएगा, अल्टीमेटली वो एडिपोज टिश्यू बनाएगा। एडिपोज टिश्यू के बारे में मैं आपको बता दूं बच्चा कि एडिपोज टिश्यू है ना, एक तो उसके एक सिंगल ग्लिसरॉल हैवी मॉलिक्यूल होता है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ साथ 3 फैटी एसिड के चेन्स होते हैं। फैटी एसिड बच्चा हमेशा चेन के फॉर्म में होता है, कार्बन का चेन होता है। तो ग्लिसरॉल पे ना 3 फैटी एसिड के चेन जब ज्वाइन रहेंगे ना, तो एक फैट बनेगा, एडिपोज टिश्यू बनेगा। क्या बनेगा, एडिपोज टिश्यू बनेगा। और यही एडिपोज टिश्यू फिर फर्दर दोबारा से, देखिए यहां पर बन भी रहा है और फिर क्या होगा कि यही दोबारा एडिपोज टिश्यू टूटेगा भी, दोबारा से फैटी एसिड अलग होगी, ग्लिसरॉल अलग होगी, ग्लिसरॉल अपने पाथवे पे जाएगी, फैटी एसिड अपने पाथवे पे जाएगी, बीटा ऑक्सीडेशन करेगी, तब जाके फिर वो वापस से कौन, मेन हाईवे पे आ जाएगी। हाईवे कौन है आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो आपका ग्लूकोज से लेकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज दी हाईवे। और ये बाकी जो मैं आपको बता रहा हूं कि हाईवे से सब्सिडरी है। अगर आपको वापस से हाईवे पे आना है तो क्या करना है आपको, फैटी एसिड से, फैट से सबसे पहले फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अलग होगा, फैटी एसिड वापस से ट्रैक पर आ जाएगा, है ना, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, और ग्लिसरॉल वापस से अपने ट्रैक पर आ जाएगा।
प्रोटीन की बच्चा जब हम बात करेंगे ना, जब देखिए आपको पता है कि आपसे कहा जाता होगा व्हेन यू वर्क आउट तो आपको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं ले लेना चाहिए कि एक्स्ट्रा हो जाए। अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन जो होगा ना बच्चों, तो पहला जो प्रोटीन मिलेगा आपको तो वो आपकी बॉडी के मसल जनरेशन में आपको हेल्प करेगा। जो एक्स्ट्रा बच जाएगा अमाइनो एसिड्स, वो डीएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू उसके अंदर से अमाइन हटा दी जाएगी, फिर फर्दर वो वापस से, अब आपको पता है, अभी मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैसे अमाइनो एसिड्स, कितने 20 अमाइनो एसिड्स होती हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होती हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, वो अमाइनो एसिड्स भी फिर वापस मेन हाईवे उसके पार्टिसिपेट में कर जाते हैं। दैट मीन्स ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल वाला पाथवे है, वो भी उसमें एंटर करते हैं, वो भी अभी आप देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें हमारा एजेंडा पता चल गया कि हम एम्फीबॉलिक पाथवे पढ़ेंगे। उसमें हम 3 डिफरेंट पार्ट्स, फैट से भी एनर्जी की प्रोडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। आपने ग्लूकोज से भी एनर्जी की प्रोडक्शन ऑलरेडी इस पूरे लास्ट के 3 लेक्चर्स में आपने समझा है, और अभी हम थोड़ा प्रोटीन से भी समझेंगे कि कैसे ये सारे के सारे एक जगह पर आ जाते हैं, एक ही हाईवे तक पहुंचते हैं। इसके बाद हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का रेशियो देखिए, बस वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ लें, पहले एम्फीबॉलिक पाथवे होता क्या है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। एम्फी का मतलब बोथ होता है, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन होगा इसके अंदर। पाथवे मतलब एक जाना और आना दोनों हो रहा है जहां पर, वो एम्फीबॉलिक पाथवे कहलाती है। ठीक है, इसमें बोथ आपने हमेशा पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन को आप क्यों कैटाबॉलिक बोल रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो ना ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। दिस इज व्हाई यू आर सेइंग कि कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, एनाबॉलिक प्रोसेसेस भी हो रहे हैं इसके अंदर में, कई जगह पे एनाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, जो मैं अभी आपको फौरन समझाने वाला हूँ। डिग्रेडेशन भी यहाँ पर है, बायोसिंथेसिस भी पॉसिबल है यहाँ पर साथ में एक साथ। तो मैं आपको बता दूं बच्चा कि सबसे इंपॉर्टेंट एम्फीबॉलिक पाथवे क्या है, वो बीटा ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, फैटी एसिड सिंथेसिस, ये सारे के सारे जो है ना कीटोन बॉडी फॉर्मेशन, ये सारे के सारे एम्फीबॉलिक पाथवेज हैं। अब वो अभी आपको फौरन समझ में आ जाएगा। एम्फीबॉलिक का मतलब आप ये समझ लीजिए, इसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों हो। एक से एक सबस्ट्रेट से दूसरा सबस्ट्रेट बना, तो उसी दूसरे सबस्ट्रेट से पहला सबस्ट्रेट भी बन सकता है। इसको कहते हैं हम एम्फीबॉलिक पाथवे। ये वाला जो डायरेक्शन होता है ना, बोथ साइडेड एरो जो होता है, इस तरह के हम पाथवे को हम एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में पढ़ा होगा, तो उसमें बोथ डायरेक्शन लिया हो ना, ये उसमें कन्वर्ट हो सकता है, वो उसमें कन्वर्ट हो सकता है। इस तरह का जो पाथवे होगा ना बच्चा, इसको हम एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, आई होप आ गई है। चलिए बच्चा, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक होगी तो आप ये वाला डायग्राम, ये वाला फ्लो चार्ट आप जरूर देख रहे होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये तो बच्चा हमारा हाईवे है, ये कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। मैं आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर कर दूं, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कंसियसली सुनिएगा कि प्लांट जो है वो प्रोड्यूस किस फॉर्म में करता है, ग्लूकोज के फॉर्म में करता है, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करता है, सुक्रोज डाइसैकेराइड के फॉर्म पे करता है, और स्टोर किस फॉर्म पे करता है बच्चा, वो करता है स्टार्च पॉलीसैकेराइड के फॉर्म पे। स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड एंड ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड। ठीक है बच्चा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यही ग्लूकोज फिर फर्दर टूटती है, और ग्लूकोज आपको ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में कवर कर लिया है। ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर उसके बाद उसके अंदर एसिटाइलेशन होती है, एसिटाइलेशन का उसके होने के बाद फाइनली क्रेब्स साइकिल होती है, और क्रेब्स साइकिल के बाद जो फाइनली हमारे पास NADH FADH सारी चीजें बनती हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करती है और एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। अल्टीमेटली ये आपको मेन हाईवे ट्रैक समझ आ गया है। अब बच्चा ये देख लीजिए, मैं आपको क्या बताऊं, जब आप जरूरत से ज्यादा खाने लगते हो ना बच्चा, जब आप जरूरत से ज्यादा खाने, अभी आपको दोनों कंडीशंस में बताऊंगा, जब जरूरत से ज्यादा खाने लगोगे या एकदम नहीं खाने, फेमीन कंडीशन या एक्स्ट्रा है ना, बहुत फेवरेबल कंडीशन जहां पे बहुत सारा खाना आपको मिल रहा है। जब बहुत सारा खाना मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट से तो पहली बात तो ये बनेगा, अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो आपको ये एनर्जी चाहिए, तो ये फॉलोइंग मेन पाथवे ये फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप नहीं दौड़ रहे हो, आप बहुत ही ज्यादा सिडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, सीधे सिर्फ वीडियो गेम खेलते हो, खाते हो पिज्जा और सोते हो, तो इससे क्या होगा ना कि ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये फैट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स यहां इस वाले पॉइंट से ये जो बन रहा है, इसको फैटी एसिड सिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रहे बच्चा, इसको फैटी एसिड सिंथेसिस करते हैं। क्या कहते हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस करते हैं। अब देखिए यहां पर सिंथेसिस हो रही है, लेकिन अभी आप यहां से पढ़ेंगे कि फैट किस फॉर्म में स्टोर होता है बच्चा। फैट जो हमारे बॉडी में थाइज पे, आर्म्स पे, बट्स पे है ना, एडिपोज टिश्यू के फॉर्म पे ये स्टोर कर दिया जाता है ना, एडिपोज टिश्यू के फॉर्म पे ये स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी यही एडिपोज टिश्यू फिर फर्दर जब ब्रेक डाउन करती है बच्चा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज लाइपेज एंजाइम, तो फिर फर्दर वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। मैंने अभी आपको फैट का बताया ना स्ट्रक्चर, फैट
का, तो उसमें 3 फैटी एसिड, एक जगह 3 फैटी एसिड होते हैं, एक ग्लिसरॉल होता है, एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड को पकड़ के रखता है और इस तरह से करके एक फैट मॉलिक्यूल बनता है। बच्चा आपने डाइजेशन पढ़ा होगा, डाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि फैट का डाइजेशन के बाद जो लिवर में जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जब लिवर से पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक लाइपेज आया था, तो आपको पता है ना कि फैट टूट करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ था, याद होगा आपको, ठीक है। तो आपको बिल्कुल जरूर याद होगा। सो फर्दर अब हम बात कर लेते हैं, एक सेकंड दीजिए मुझे। अब हम फर्दर बात कर लेते हैं बच्चा कि प्रोटीन्स के बारे में क्या हो जाता है। जब आप एक्स्ट्रा प्रोटीन खाने लगते हो ना बच्चा, तो कुछ प्रोटीन जो आप वर्कआउट कर रहे हो, तो प्रोटीन खाने से ऐसा नहीं कि आपके मसल्स ही बढ़ेंगे, प्रोटीन खाने से भी फैट बढ़ता है। मैं आपको बताऊं, एक्सेसिव प्रोटीन जब आप लेने लगेंगे, अबंडेंस से ज्यादा लेने लगेंगे, रिक्वायरमेंट से ज्यादा लेने लगेंगे, तो ये भी फिर फैट मतलब आपके इसमें पार्टिसिपेट करेगा। किसमें पार्टिसिपेट करेगा बच्चा? ये भी पार्टिसिपेट इसमें करेगा, है ना, मेन हाईवे पे, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो भी फिर ये एनर्जी ही प्रोडक्शन में फॉर्म करेगा, ये आपके मसल को बिल्ड में हेल्प नहीं करेगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन ये हो सकती है बच्चा कि जब आपके पास बिल्कुल भी खाना ना हो, जब खाने की अनअवेलेबिलिटी हो, खाना नहीं हो, आपको ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा हो, तो आपके बॉडी पे जो स्टोर्ड फैट है बच्चा, वो पार्टिसिपेट कर जाएगा, ठीक है। और सबसे पहला बात कि जैसे जैसे खाने की कमी होगी, तो मेन जो पाथवे ये हट करके ये फिर सबसे पहले किस पर आएगा? ये फैट टूटना शुरू होगा आपके बॉडी से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो आपने खाया वो जो है ब्लड वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो इस्तेमाल अगर वो नहीं है, तो पहले फिर ग्लाइकोजन आएगा। आपको मैंने बताया ना अभी कि अगर कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा हो तो पहले वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर और मसल में स्टोर होता है और फिर उसके बाद फैटी एसिड सिंथेसिस होती है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे ही आपको खाने की कमी होगी, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज खत्म होना पड़ेगा। और ग्लाइकोजन स्टोरेज बहुत ही कम होता है, लिवर और मसल फाइबर्स में स्टोर होता है, और जो आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प करता है, तो वो बहुत कम होता है। वो जैसे ही खत्म होगा, फिर फटाक से फिर फैट पर काम आना शुरू होता है। जैसे ही फैट अपना फिर एनर्जी प्रोडक्शन का जो तरीका है वो कर लेगा, अगर इससे भी बात पूरी नहीं हुई, तो फाइनली बात आती है प्रोटीन के, आपके बॉडी मसल्स पर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें बॉडी अपने आप को ही खाने लग जाती है, आप पतले होने लग जाओगे, बॉडी से मसल्स की बहुत कमी होने लग जाती है इस वाले केस में। तो हैव अबंडेंट फूड, तरीके से खाना खाइए, और आपको मेंटेन, आपकी सबसे जरूरी चीज है आपकी बॉडी में मूवमेंट जरूरी है, ठीक है। ग्लाइकोजन स्टोरेज है, फैट भी बहुत जरूरी है आपके बॉडी के अंदर। अभी बहुत सारी स्टेरॉइड्स है, टेस्टोस्टेरोन है, ये सारे के सारे फैट्स से बनते हैं, तो बेसिकली फैट्स भी बहुत जरूरी हैं। फैट्स भी मोनोसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट्स, मोनोसैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट्स हैं उसके। तो बेसिकली आपको ये सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को अबंडेंस में लेना चाहिए, ताकि जिसकी जो बेसिक प्राइमरी जिसकी जो इंपॉर्टेंस है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो वहां पूरी करे। तो ये आपको बेसिक समझ में आया बच्चों। यहां पर इसी टाइप को हम ना एम्फीबॉलिक पाथवे कह रहे हैं, इसको हम एम्फीबॉलिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चा यही कार्बोहाइड्रेट्स फिर ये यहां मिल करके ज्वाइन करके सिंथेसिस कर रहा था, और फिर यहां पर ये ना डिग्रेडेशन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है बच्चा? बायोसिंथेसिस हो रहा है, फिर यहाँ डिग्रेडेशन हो रहा है, यहां पर बायोसिंथेसिस हो रहा है, फिर यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये कलेक्टिव ऑफ बायोसिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन है ना, इन अ पाथवे is known as amphibolic pathway। समझ आया? डिग्रेडेशन एंड बायोसिंथेसिस कलेक्टिवली जब वर्क करती है ना, तो हम इसको एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। चलिए सबसे पहले ना हम बात शुरू कर लेते हैं अपने फैट से, अपनी शुरुआत अपनी वीडियो लेक्चर की ना ये एम्फीबॉलिक पाथवे के हम फैट को स्टडी करना शुरू करते हैं। देखिए बच्चा, ये वही चीज यहाँ पे समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे बोथ डायरेक्शन है ना, प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनता है और अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनती है ना। तो दिस इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। कार्बोहाइड्रेट से मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड से कार्बोहाइड्रेट, दिस इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। फैट से ही फैटी एसिड बनता है और फैटी एसिड से ही फैट बनता है, तो दिस इज नोन एज एम्फीबॉलिक पाथवेजेस, ठीक है बच्चा। और ये देखिए, प्रोटीन अगर टूटेगा, ये कैटाबॉलिज्म होगा तो अमाइनो एसिड बनेगा। कार्बोहाइड्रेट्स की कैटाबॉलिज्म होगी तो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज बनेगा। फैट्स का कैटाबॉलिज्म होगा तो फैटी, और इसी का एनाबॉलिज्म हुआ तो फैटी एसिड बहुत सारे मिलेंगे तो फैट बनेगा, ग्लूकोज बहुत सारे मिलेंगे कार्ब बनेगा, और अमाइनो एसिड्स मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगा। ये तो आपको आसानी से पता है बच्चा। अभी आप ये जो एरोज देख रहे हो ना, ये मैं आपको भी फटाफट समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये फैटी एसिड कैसे एसिटाइल कोएंजाइम में पार्टिसिपेट करता है, और ग्लिसरॉल कैसे फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, अभी वो भी आप देखेंगे। अल्टीमेटली यहां तक सारी चीजें कॉमन है। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द अल्टीमेट थिंग, यहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा। जो भी NADH, FADH2, GTP जो भी चीजें बनेगी, वो सारी की सारी इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस के थ्रू ATP बनेगी।
यहां तक बात समझ में आएगी। सबसे पहला हम काम करेंगे फैट का। फैट देखिए कैसे पार्टिसिपेट करती है। एंड प्लीज बच्चा, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड प्लीज उस घंटे को भी जरूर बताना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हम रेगुलरली बच्चा हर रोज एटलीस्ट 3 से 4 हमारी लाइव क्लासेस होती हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। लोग कहते हैं मुफ्त में क्या मिलता है, आप देख लीजिए इतनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, इतनी बेटर क्वालिटी एजुकेशन है ना, आपको मुफ्त में मिल रही है। आप इसका इस्तेमाल करें, अपने फ्यूचर के लिए, अपने ग्रोथ के लिए इसका इस्तेमाल करें, ये आप ही के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। देखिए बच्चा, सबसे पहले आप एडिपोज टिश्यू समझाया मैंने आपको। एडिपोज टिश्यू क्या होता है बच्चा, कि वो है ना फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना होता है। 3 फैटी एसिड के चेन होते हैं और एक सिंगल ग्लिसरॉल हेवी मॉलिक्यूल होता है। ये दोनों मिल करके ना एक फैट बनाते हैं जो अंडर द एक्शन ऑफ लाइपेज, जो आपने डाइजेशन में भी पढ़ा था, इस लाइपेज की हेल्प से ये दोनों जो एक फैट एडिपोज टिश्यू है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। अब ये फैटी एसिड जो होता है ना बच्चा, ये जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड अभी मैं आपको बताता हूं कि ये फैटी एसिड जैसे ब्लड में आती है और ब्लड में ये ना एक सेल है, ये जहां पर जरूरत है तो ये सेल है, ये वाला एक बाहर वाला रीजन है और ये सेल है। तो ये फैटी एसिड किसी एक कैरियर प्रोटीन के थ्रू, हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे तो एंटर नहीं करने मिलेगा ना, तो किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू फैटी एसिड हमेशा क्या करेगा, साइटोसोल के अंदर आएगा। अब यहीं पर दोबारा इस साइटोसोल में आने वाले फैटी एसिड की एसिटाइल कोलिन ए सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस से एसिटाइल कोलिन एंजाइम बनेगी और फिर से एक दोबारा से एक कैरियर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से ये वापस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचेगा, जहां पर से कार्निटीन साइकिल होती है बच्चा, जो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, आपके हायर क्लासेस में आपको मैं जरूर बताऊंगा अगर आप ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू में पहुंच जाएंगे तो। ठीक है, तो एसाइल कार्निटीन होती है और ये कार्निटीन साइकिल होती है जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना सा समझ लीजिए कि एसिटाइल कोलिन ए एंजाइम पहले कहां एंटर करेगी, अल्टीमेटली इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से होते हुए मैट्रिक्स तक पहुंचेगी और मैट्रिक्स में अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगी, है ना, और अल्टीमेटली क्या बनेगा बच्चा, एसिटाइल कोलिन एंजाइम के बाद क्या बनेगा, वो अल्टीमेटली टीसीए साइकिल में, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगी, NADH और FADH2 बनेगी और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ATP बनेगी। समझ आया, समझ आया नहीं आया? अब यहां से समझिएगा बच्चा, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गई थी। अब दूसरा बचा था ग्लिसरॉल। आपने क्या देखा, सबसे पहला तो क्या हो गया कि फैटी एसिड का इस्तेमाल हो गया। फैटी एसिड कहां पे इस्तेमाल हुआ है, फैटी एसिड सीधे पहुंच गई कहां पर, सेल में, और कार्निटीन साइकिल के थ्रू ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुई और एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर फर्दर क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर गई। ठीक है, ग्लिसरॉल की जब हम बात करते हैं बच्चा, तो ग्लिसरॉल की यहां पे देखिए, यहां से ध्यान दीजिएगा कि ये ग्लिसरॉल जो है ना बच्चा, ये एक समझिए एम्फिबोलिक पाथवे का हिस्सा है। तो ये ग्लिसरॉल फर्दर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में पार्टिसिपेट करेगा, तो इस पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगी, अल्टीमेटली ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट होगा और NADH का इसमें इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल होगा और अल्टीमेटली ग्लिसरॉल से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनेगा। और आपको पता है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड आपस में एम्फिबोलिक हैं, ये इधर कन्वर्ट हो सकता है, ये इधर कन्वर्ट हो सकता है अल्टीमेटली। ठीक है, और फिर जब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फर्दर ये अपने प्रोसीजर पे चल जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस के फर्दर स्टेप्स को फॉलो कर लेगा। समझ आ गया कैसे फैट पार्टिसिपेट करेगी? ठीक है, ग्लिसरॉल क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब यही वाला जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था बच्चा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और यही ग्लिसरॉल्डिहाइड फर्दर जो मतलब एक तो प्रिपरेटरी फेज था, एक तो रिजल्ट आउटपुट फेज था, तो उस वाले में पार्टिसिपेट कर जाएगी। अल्टीमेटली क्या बनाएगा बच्चा, वो पायरुवेट बना लेगा और पायरुवेट फर्दर एसिटाइल होकर के क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगी और वहां से NADP, NADH और FADH2 का फॉर्मेशन होगा और फाइनली ATP बनेगी। तो फैट का समझ आया आपको कैसे ये पार्टिसिपेट कर रहा है? इस वाले से आप समझने की कोशिश करिएगा कि यहां से कार्बोहाइड्रेट से पहले यहां पे बायोसिंथेसिस हुई, फिर यहां पे डिग्रेडेशन हुई, यहां पर बायोसिंथेसिस हुई, यहां इस वाले फेज में डिग्रेडेशन हुई और फिर यहां से दोबारा से, है ना, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन का मसला चलता रहा। तो यहां तक बात समझ में आई है बच्चा लोग को? आ गई है। चलिए, ग्लूकोज और फैट का मसला हमारा खत्म हो गया। ठीक है, फैट का मसला ये तो देखिए ना, आपको ग्लाइकोलाइसिस का दिया हुआ है ना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, 1,6 बायफॉस्फेट, और उसके बाद एल्डोलेज एक्टिविटीज में ये 2 पार्ट्स में टूटते थे। तो फर्दर अब ग्लिसरॉल से फाइनली, है ना, अब ये इधर से भी जा सकता था और फैट, अब यहां से ग्लूकोज से ये फैट बनता, फैट से फिर फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, और फिर ये ग्लिसरॉल यहां पर पार्टिसिपेट करता, क्योंकि देखिए सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
और या फिर कि ये ग्लिसरॉल भी फर्दर जा करके फैटी एसिड के साथ ज्वाइन करके फैट बना सकता है। तो समझ आ रहा है, इसीलिए हम इसको एम्फिबोलिक बात करते हैं, क्योंकि बोथ डायरेक्शन में काम हो रही है ना बच्चा। ग्लिसरॉल से फैट मॉलिक्यूल बन सकता है और फैट मॉलिक्यूल से भी ग्लिसरॉल बन सकता है, ग्लूकोज से भी ना ग्लिसरॉल बन सकता है और फैटी एसिड से भी ग्लिसरॉल बन सकता है। तो देखिए बन रहा है ना, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप। तो इसी तरह के जो पाथवे को हम कहते हैं बच्चा, उसको हम एम्फिबोलिक पाथवे कहते हैं। फैट का एम्फिबोलिक पाथवे आपको समझ में आ गया। फैट का जब एम्फिबोलिक पाथवे आपको समझ में आ गया है, तो अब हम जरा अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन के एम्फिबोलिक पाथवे की बात कर लेते हैं। यहां से दोबारा देख लीजिएगा एक बार, हम इस वाले डायग्राम पे दोबारा आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहां देखिएगा प्रोटीन सबसे पहले क्या होगा, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म अमाइनो एसिड पे आएगी। अमाइनो एसिड बनेगी कैसे बच्चे, यहाँ पे एक प्रोटीएज एंजाइम होता है। आप जब सीनियर रिसर्च करेंगे तो आप बहुत सारे प्रोटीएज इनहिबिटर्स, बहुत सारी चीजें जब आप रिसर्च करेंगे ना तो आपको मिलेगी, वहां पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं भी जुड़ा हुआ हूं इन चीजों से। तो प्रोटीन सबसे पहले प्रोटीएज की इम्पैक्ट से प्रोटीन ना टूटती है बच्चा, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होकर के अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद फाइनली सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म प्रोटीन का अमाइनो एसिड आ जाता है। अब यहां से आप देखिएगा, और अब यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बच्चा, आप प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होगा ना बच्चा, जैसे अमाइनो एसिड आ गया, ठीक है, प्रोटीन का काम, प्रोटीन डिग्रेड हो गई, प्रोटीन आपने खाया, प्रोटीन डिग्रेड हो गई। डिग्रेडेशन के बाद जब अमाइनो एसिड के अपने सिंपलेस्ट फॉर्म पर आई, तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो रहा है बच्चा, यहां पर सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अमाइनो एसिड में क्या होता है बच्चा, एक अमाइन ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक मेन फंक्शनल ग्रुप होता है ना, NH2 होता है ना, COH होता है ना, होगा, आपको पता है ना अमाइनो एसिड्स में क्या क्या होता है। एक NH2 ग्रुप होता है, एक COOH ग्रुप होता है, ठीक है, इसलिए इसको अमाइनो एसिड कहते हैं। और साथ साथ एक R ग्रुप होता है, और इसी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो बेसिकली 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना। इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी को बाहर से रिक्वायर्ड होती है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जिनको बॉडी को बाहर से रिक्वायर्ड होती है, और जो अमाइनो एसिड्स बॉडी अंदर में बना लेती है बॉडी के, वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, समझ में आ गया। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जब बच्चे अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पर आई, जब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म पे आने के बाद अमाइनो एसिड के फॉर्म पे आई, तो सबसे पहले इसका जो पहला स्टेप होता है ना बच्चा, वो डीएमिनेशन होता है। क्या होता है, डीएमिनेशन। दैट मींस इसका एक अमीन ग्रुप है ना, उसको निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, और यही अमीन ग्रुप ना बच्चा जब रिलीज हो जाती है ना अमाइनो एसिड से, तो वो यूरिया साइकिल में इस्तेमाल होगी, जो आप अभी लिवर में पढ़ोगे, जब मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे यूरिया का फॉर्मेशन होता है और कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तब आप समझोगे कि यही अमाइनो एसिड के ना ब्रेकडाउन से, अमीन के ग्रुप के ब्रेकडाउन से अलग हो जाने की वजह से यूरिया फॉर्म होता है। 2 अमीन ग्रुप बच्चा मिलेगा ना, 2 अमीन ग्रुप जब मिलेगा तो वो क्या बनाता है, यूरिया बनाता है। और यूरिया फिर फर्दर यूरिया साइकिल के थ्रू फिर वो लिवर में होता है और फाइनली वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो हम एज हम जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारा जो यूरिन में यूरिया भी होता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आफ्टर डीअमीनेशन, जो उससे अब उसके आपको पता है कार्बोक्सिल ग्रुप है, और एक फंक्शनल ग्रुप है, और एक तीसरा क्या है, अमीन ग्रुप है ना। तो अमीन ग्रुप तो निकल गया, अब क्या बचा, R ग्रुप बचा और COH ग्रुप बना, कार्बोक्सिल ग्रुप बना। अब वो कहां कहां पार्टिसिपेट करता है, वो आप इस डायग्राम से आप देखेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चा कि एलेनिन, ग्लाइसिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, सेरीन एंड ट्रिप्टोफैन, ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स के नाम है बच्चा। अगर आपको नहीं पता है तो ये नाम बच्चा नोट कर लीजिए, टोटल 20 होंगे। ठीक है, टोटल 20 होंगे। तो एलेनिन, ग्लाइसिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, सेरीन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये डायरेक्टली कहां इन्वॉल्व हो जाएंगे, कौन से मेन हाईवे पे कैसे पहुंचेंगे, ये डायरेक्टली पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये डायरेक्टली पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। और एक बात याद रहे, मैं इसको एम्फिबोलिक इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे अमाइनो एसिड्स दोबारा मिल करके प्रोटीन भी बनते हैं, और उन्हीं प्रोटीनों से ये टूट करके ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। और अमाइनो एसिड से फिर एनर्जी अगर हमें लेनी होती है, तो यही अमाइनो एसिड्स फिर पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यही पायरुवेट फिर फर्दर सिट्रिक एसिड साइकिल में पार्टिसिपेट करती है। समझ आया। आइसोल्यूसिन डायरेक्टली कहां इन्वॉल्व होगी, एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास, आइसोल्यूसिन। ठीक है, ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइलएनिलीन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, these are the name of what, these are the name of amino acids। we have 20 amino essential amino acids। ठीक है, उन्हीं 20 essential amino acids की यहाँ पर बात हो रही है, जो आप खा रहे हो, जो डाइजेस्ट कर रहे हो, है ना। प्रोटीन खाते हो तो यही टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स उनके अंदर होती हैं, फिर यही डाइजेस्ट होती है, तो या तो वो मसल सिंथेसिस में इस्तेमाल होगी या नहीं, फिर तो ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी,
जैसे वर्कआउट के फौरन बाद ना आपको कार्ब की, आपको एनर्जी की जरूरत होती है, तो लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन शेक पी लेते हैं। तो प्रोटीन शेक पीने से क्या होगा ना कि पहले तो बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहां से मिलेगी, एनर्जी कहां से मिलेगी, वो आप ये प्रोटीन को ना फिर मसल जनरेशन के अलावा फिर वो उसको इसमें इस्तेमाल कर लेता है। ये सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो पायरुवेट में, आइसोल्यूसिन एसिटाइल कोएंजाइम में, और ये सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एसिटोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये सारे के देखिए एम्फिबॉलिक पाथवे हो रही है, अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम में सारे कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरा देख लीजिएगा अर्जिनिन, प्रोलीन, हिस्टीन एंड ग्लूटामाइन, ये सारे के सारे ग्लूटामेट में कन्वर्ट होकर अल्फा कीटोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अल्फा कीटोग्लिसरेट फिर फर्दर सिट्रिक एसिड साइकिल में पार्टिसिपेट कर लेता है। आइसोलिसिन, वैलिन एंड मिथ्योनिन ये सक्किनाइल कोएंजाइम में। तो आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चा कि जो अमाइनो एसिड्स है ना वो भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, नॉट जस्ट मसल सिंथेसिस, वो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। वो कैसे प्रोवाइड करता है, वो यही एम्फिबॉलिक पाथवे के थ्रू करता है कि कहीं पर तो एनाबॉलिज्म होगी, कहीं कैटाबॉलिज्म होगी। एनाबॉलिज्म होगी तो प्रोटीन बनेगा, कैटाबॉलिज्म होगी तो अमाइनो एसिड्स बनेगा, और वही अमाइनो एसिड्स फिर आपको मेन ट्रैक, मेन पाथवे पर ना ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल में पार्टिसिपेट करेगी। और इसी तरह आप देख रहे हैं ये सारे अमाइनो एसिड्स, ये सारे पहले प्रोटीन थे, टूट टूट करके डीएमिनेशन हुई इनके अंदर, है ना, डीएमिनेशन हुई, और सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं बच्चा इनका नाम स्पेसिफिकली पता है किस चीजों से, सबके अंदर कॉमन क्या है, NH2 एक अमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप सबके अंदर कॉमन है ना, सबके अंदर से। अब ये सारे जो पार्टिसिपेट करने वाले सबके अंदर से अमीन ग्रुप को हटा दिया गया है, अमीन ग्रुप को हटा दिया गया। अब इनके पास सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप और इनका एक फंक्शनल ग्रुप है, यही सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अमीन ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हुए अल्टीमेटली क्या बना रहे हैं, अल्टीमेटली NADH और FADH2 बना लेते हैं, जो फर्दर कहां इस्तेमाल होता है बच्चा, वो इस्तेमाल होता है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो ये कहां तक बात समझ में आई आपको? एक बार और बता दूं आपको, देखिए सबसे पहले प्रोटीन बच्चा प्रोटीएज एंजाइम के इंपैक्ट से टूटता है। प्रोटीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, तो मैं वो आपको नहीं अभी समझा रहा, बस इतना समझ लीजिए कि अमाइनो एसिड्स ही मिल करके प्रोटीन बनते हैं। जब प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन पर एक्ट करती है ना बच्चा, जो प्रोटीन के डाइजेशन में आपने डाइजेशन में भी समझा होगा, तो वहां पर अमाइनो एसिड्स ना टूट जाते हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे आ जाते हैं। इन अमाइनो एसिड्स की एक खास बात होती है, इनके पास एक अमीन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अमीन ग्रुप को हटा दिया जाता है, अमाइन ग्रुप को हटा दिया जाता है, जो बच गया कार्बोक्सिल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप, उसको इस्तेमाल किया जाता है। वो भी आप देखेंगे कैसे इस्तेमाल हुआ। और जो अमीन निकाल दिया गया, जो अमाइन को निकाल दिया गया था, वो दो अमाइन मिलकर एक यूरिया बनाते हैं, जो इसी तरह यूरिया साइकिल बनती है और यूरिनेशन के थ्रू वो बाहर आ जाती है। इसीलिए जब आप कहते हैं जब जरूरत से ज्यादा प्रोटीन आप लेने लग जाइएगा ना, तो उसका इंपैक्ट किडनी पर बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा प्रोटीन लीजिएगा तो मसल सिंथेसिस के अलावा बहुत ज्यादा एनर्जी में भी उसका इस्तेमाल होने लग जाएगा, और एनर्जी में जब इस्तेमाल होने लग जाएगा तो आपको पता है कि यूरिया का फॉर्मेशन बहुत होगा, और अल्टीमेटली यही कॉज करता है किडनी में स्टोन। इसलिए बहुत ज्यादा प्रोटीन भी नहीं लेना। इसलिए इसका मतलब इसका बैड इंपैक्ट लिवर पे भी पड़ता है बच्चा, लिवर पे पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा जब आप प्रोटीन, एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रोटीन लेने लग जाइएगा, इसका इंपैक्ट लिवर पे भी पड़ता है, लिवर पे भी पड़ता है। क्यों लिवर पे पड़ता है? यहाँ पे देखिए, अभी आप समझिएगा, ये जो केस हो रहा है ना बच्चा, ये जो फैट नहीं, छोड़िए रहने दीजिए। चलिए, आपको समझ में आया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसमें देख लीजिए कि अमाइनो एसिड जो है, जो विदाउट अमीन ग्रुप वो पार्टिसिपेट करेगा, तो वो कहां पार्टिसिपेट कर रहा है, आप इस वाले डायग्राम से देख रहे हैं। सारे के सारे जो है फिर मेन वाले ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल वाले साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे और एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई है। आ गई है ना? आ गई है? हरीश्वर आपको आ गई है? ठीक है। अब इस वाले वापस पे हम आ जाते हैं कि यहां पर आप देख लें कि ये जो सारा केसेस है, इसको एम्फिबॉलिक हम इसलिए कर, क्योंकि यहां पर बोथ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म एक साथ हो रही थी। ठीक है, एक बार और रिवाइज करना है या आपका हो गया है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं आप। ठीक है बच्चा, अब देख लीजिएगा बच्चा, ये जो यहां तक बात आपको एम्फिबॉलिक पाथवे समझ में आ गई होगी। एक बार हल्का सा मैं आपको रिवाइज करा दूं, एक बार छोटा सा मैं आपको रिवीजन करा के बता दूं बच्चा कि देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि एक मेन प्रोसीजर होता है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और एनर्जी की फॉर्मेशन। वो आपका जब ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा आपके बॉडी में है, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आपका वो चला गया। लेकिन अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज बहुत है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो फैटी एसिड सिंथेसिस के फॉर्मेशन के थ्रू फैटी एसिड बना लेगा, फैट बना लेगा एडिपोज टिश्यू। वही फैट, अब वहां पे एनाबॉलिज्म हुई है ना, मिले। उसके बाद फर्दर क्या हुआ कि वही फैटी एसिड टूटती है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होती है, और ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, वापस से आ जाती है साइकिल में। ठीक है, और अगर आप बात कर लें प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स के टूट करके सबसे पहले उसके अंदर प्रोटीन टूट करके अमाइनो एसिड्स बनेगी। अमाइनो एसिड्स के अंदर सबसे पहला जो स्टेप क्या होगा, डीअमीनेशन, अमाइन ग्रुप हटा दिया जाएगा। अमाइन ग्रुप के बाद जो बचेगा वो सीधे सीधे कहां साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में और ग्लाइकोलाइसिस के एक पाथ में
है ना, पायरुवेट के फॉर्मेशन में भी आप देखिएगा यहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के बाद से ये, अब आपको पता है ना ग्लूकोज से तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन ही रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस ही है ना, और यहाँ के बाद से फिर ये लोग भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो यही है बेसिकली बच्चों एम्फीबॉलिक पाथवे, जो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ये डायग्राम्स आप जरूर रख लें, नोट कर लें, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सारे जो है ना एम्फीबॉलिक, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। ये जो वीडियो बनाई गई है स्पेशली आपके क्लास 11th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आपके नीट के लिए भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कैसे एम्फीबॉलिक पाथवे कहाँ पे किन किन चीजों का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो बच्चा, और एनटीएससी के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चा, हमारा लास्ट टॉपिक जो इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करेगा वो है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। बहुत ही आसान है, यहां पर आप ध्यान दीजिए, कितनी ऑक्सीजन का कंजम्पशन हुआ और कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकले, यही रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है। आपको पता है ग्लूकोज, जब आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन के बारे में, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ, है ना, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, ये तो एक रेस्पिरेशन का ही तो प्रोसीजर है। जब ऑक्सीजन अबंडेंस में अवेलेबल कराई जा रही थी, तो इसमें देख लीजिए आप, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ और 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हुआ। तो मतलब ये क्या हुआ कि इसकी जो आप रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट निकालिएगा, हमेशा याद रहे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ऊपर रहेगा, ये वाला रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट वाली साइड का जो रहेगा मॉलिक्यूल, वो कार्बन डाइऑक्साइड का वो ऊपर रहेगा और ऑक्सीजन वाला नीचे रहेगा। तो अब आप अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये मैक्सिमम एनर्जी देता है। क्या देता है? मैक्सिमम एनर्जी देता है, जिसको आप रिप्रेजेंट 1 से करते हो या यूनिटी से करते हो। अब बाकी जो भी है ना बच्चा, जैसे आपको आप एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ोगे, फर्मेंटेशन है, प्रोटीन से जो एनर्जी मिलेगी, फैट से जो एनर्जी मिलेगी, वो सारी के सारी इस वाले, है ना, ग्लूकोज से एनर्जी मिलने वाले से हमेशा कम होगी, याद रखिएगा। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी आपको कौन दे सकता है? ग्लूकोज ही दे सकता है अंडर एरोबिक कंडीशन। ठीक है, और इसीलिए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ ग्लूकोज अंडर एरोबिक कंडीशन इज मैक्सिमम, दैट इज यूनिटी 1 होता है। ठीक है, समझ आया? मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, जितने भी मॉलिक्यूल्स यहां पे लग रहे हैं आपको। ठीक है, अब जरा आप देख लीजिएगा कि बच्चा अगर फैट की बात की जाए, है ना, आपके पास एमसीईआरटी की बुक होगी तो आपके अंदर ये वाला आपको दिख भी रहा होगा। तो फैट की जब बात की गई ना बच्चा, तो फैट में आप देखिएगा कि यहां पर 102 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए हैं। ठीक है, आपको पता है ना कि फैट कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, अभी जस्ट आपको पता है ना कि फैट कैसे पार्टिसिपेट करेगा एनर्जी प्रोडक्शन में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कैसे कैसे पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है बच्चा, तो आप देख लीजिएगा इसमें टोटल 102 कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है और टोटल 145 ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है। ये कंक्लूडिंग रेस्पिरेशन ऑफ फैट है, ये रेस्पिरेशन ऑफ फैट है। ठीक है, इन फैट का टूट करके एनर्जी का प्रोडक्शन है ये। तो अल्टीमेटली जो क्या कह रहे हैं इसको, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ फैट या ट्राइपैल्मिटीन का जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है वो 0.7 होता है, लेस देन यूनिटी। मैक्सिमम क्या होगा? यूनिटी होगा, जो कि ग्लूकोज ही देगी। ठीक है बच्चा, तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ ट्राइपैल्मिटीन और फैट इज व्हाट? इट इज 0.7 विच इज लेस देन अ यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा, इसमें एक और अल्टीमेटली दिया हुआ है कि देखिए ग्लूकोज का तो मैक्सिमम है 1 है ना इसकी रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट वैल्यू, फैटी एसिड की 0.7 है, प्रोटीन की थोड़ी ज्यादा है। तो आप देख लीजिए सबसे ज्यादा एनर्जी, इसीलिए कहा जाता है ना बच्चा कि एनर्जी गिविंग जो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी आपको देती है वो ग्लूकोज ही देती है। बाद में प्रोटीन भी आपको एनर्जी देती है, लेकिन प्रोटीन का इस्तेमाल आप मेनली जो करते हो बॉडी के मसल सिंथेसिस के लिए करते हो, बॉडी की रीजनरेशन के लिए करते हो। फैटी एसिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये भी आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन मेजर काम क्या है बच्चा इसका? मेजर काम इसका बहुत सारे स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स बनाना है, साथ साथ जो आपके टेस्टोस्टेरोन है, जो स्टेरॉइड्स हैं बॉडी के अंदर, सारे के सारे फैटी एसिड तो है, फैट तो ही है। ठीक है, तो फैटी एसिड से आपको 0.7 क्वोशिएंट, आप एक बात ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होगा उतना ज्यादा एनर्जी देगा ये। इसमें तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन दे रहा होगा? ग्लूकोज ही तो सबसे ज्यादा एनर्जी दे रहा है, क्योंकि इसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट सबसे हाईएस्ट है और सबसे लोएस्ट रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फैटी एसिड का है। फैटी एसिड इसलिए सबसे कम एनर्जी दे रहा होगा, और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड भी, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड भी आई होप कि यहीं पे अगर आप देखिएगा निकल रहा होगा, ग्लूकोज में इक्वल कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। आप देखिएगा, यहां से ध्यान दीजिए, यहां पे एनर्जी ग्लूकोज से कम है, तो आप देखिए ऑक्सीजन ज्यादा लगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम निकला है। ऑक्सीजन ज्यादा लगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम निकला है। तो ध्यान रहे कि जैसे जैसे ये जो वैल्यू है ना रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की जो वैल्यू है, अगर 1 है तो दैट मींस एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फैटी एसिड में आप देख रहे हैं, है ना, लेसर नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, याद रहे,
अगर इसकी आरक्यू वैल्यू जो है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट वैल्यू अगर कम दिख रही है ना, दैट मींस ये ज्यादा ऑक्सीजन लगा था, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकला है। प्रोटीन में भी ऑक्सीजन ज्यादा लगा था और जो है और ऑक्सीजन ज्यादा लगा था और कार्बन डाइऑक्साइड कम निकला है। तो आपको, आई होप आपको बात समझ में जरूर आई होगी। ठीक है, यहां तक बात थी हमारी रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की। समझ में आया है बच्चा लोग को? बोलो, आ गया है नहीं आया? एक बार और रिवाइज कराऊं या नहीं कराऊं? बोलो। हालांकि है ये बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यहाँ इन चीजों को कभी नहीं भूलना है आपने। ये क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स तो मेन पाथ है, उसके साथ साथ फैटी एसिड क्या बना रहा है ना, इसको हम कहते हैं, इस वाला जो प्रोसीजर है ना बच्चा, इसको हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसमें हम कहते हैं ना, इसमें एक एंजाइम लगती है और वही एंजाइम इसको फिर कन्वर्ट करती है, जो एंजाइम यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ये देखिए, ये रहा ना, ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ग्लिसरॉल काइनेज इसमें एक एंजाइम यूज होता है। ठीक है बच्चा, यहां तक बात समझ में आई। फिर आप देखिएगा यहां पर क्या बात हुई। फिर आप देखिए यहां पर प्रोटीन है, प्रोटीन में सबसे पहले अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के बाद यहां पे ये जो प्रोसीजर है बच्चा वो डीएमिनेशन है, और फिर वो सबसे पहले पायरुविक एसिड में या फिर एसिटाइल कोएंजाइम में या फिर अल्फा कीटोग्लिसरेट में या फ्यूमेरेट में, सकिनेट में, किसी ना किसी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो करके फर्दर वो क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। मेरे बच्चों को शायद यहां तक बात समझ में आ गई है जरूर। और फाइनली हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट था, इसमें अल्टीमेटली कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लगा और कितना मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का निकला, इसी का रेशियो ही रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो ऊपर, ऑक्सीजन का रेशियो नीचे। दैट मीन्स अगर जो हाईएस्ट जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होगी वो ग्लूकोज की होगी, जो कि 1 होगी। इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगा और इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकली। साथ साथ जब आप बात करेंगे बच्चा फैट की, तो आप यहां पे देखिए इसकी एनर्जी बहुत कम इससे निकल रही है। एनर्जी कम है ना, फैट में एनर्जी मिलती है लेकिन उतनी नहीं मिलती जितनी ग्लूकोज से मिलती है। और यहां पर इसके रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट में आप देखिए, क्योंकि जैसे जैसे इसकी जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कम हो रही है, दैट मीन्स इसका इनपुट बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का इनपुट बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एज आउटपुट कम होती जा रही है। ठीक है, और अल्टीमेटली हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट किसका है, वो है ग्लूकोज का, फॉलोइंग विद प्रोटीन, इसका 0.9 है और फैटी एसिड का 0.7 है। बच्चा देखिए, प्रोटीन भी कई तरह के होते हैं, मैं आपको जाते जाते बता दूं, फैटी एसिड भी कई तरह के होते हैं। तो इनका ये जो ये एवरेज है, और बहुत सारे जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, उसके बाद कई सारे प्रोटीन है ना बच्चा, तो सब अपने अपनी प्रोटीन का अपना अपना आरक्यू वैल्यू होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट वैल्यू होगा। ग्लूकोज तो एक ही होता है, C6H12O6। ठीक है, तो फैटी एसिड भी कई तरह के होते हैं, प्रोटीन भी कई तरह के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। उसी हिसाब से पर प्रोटीन का ये एवरेज अमाउंट है, किसी का 0.7 भी होता है, किसी का 0.81 भी होता है, 82, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स का डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है। अल्टीमेटली पूरे को कंबाइन करके एक एवरेज वैल्यू हमने 0.9 दिया है ना। प्रोटीन का एवरेज वैल्यू रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का 0.9 है, जो कि ऑलमोस्ट ग्लूकोज के बराबर है। एनर्जी के मामले में ग्लूकोज जो है वो काफी करीब करीब पर ही है, लेकिन ग्लूकोज सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। अब इससे सवाल भी कई तरह से आपको आ सकते हैं, किसका सबसे ज्यादा है, किसका सबसे कम है। अगर इसका कम है तो इसमें ऑक्सीजन का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वेस्टमेंट, तो थोड़ा तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है आप लोगों को। तो आई होप कि यहां तक बच्चों को बात समझ में आ गई है। हमारा ये पूरा टॉपिक एरोबिक रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे अभी तक जो हमने अपने लास्ट एक हफ्ते से जो वीडियो लेक्चर्स हमारी आ रही है, उसमें हमने फोटोसिंथेसिस से शुरू करी। फोटोसिंथेसिस के बाद हमने जेड स्कीम को पढ़ा, हमने केमोस्मोटिक हाइपोथेसिस को पढ़ा, हमने डार्क रिएक्शंस पढ़ा, C3 C4 कैम साइकिल, हमने C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, हमने सारी चीजों को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम रेस्पिरेशन पर आए थे, हमने ग्लाइकोलाइसिस समझा, हमने क्रेब्स साइकिल समझा, हमने फिर उसके बाद हमने एसिटाइलेशन पढ़ा, हमने फिर उसके बाद अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा था। और आज ये हमारी इस टॉपिक की लास्ट वीडियो में हमने एम्फीबॉलिक पाथवे पढ़ा। सारे पाथवेज को आपस में कनेक्ट और ज्वाइन करके देखा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सारे, चाहे कि बीटा ऑक्सीडेशन हो, चाहे क्रेब्स साइकिल हो, चाहे डीअमीनेशन हो, सब के सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अल्टीमेट काम क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन। साथ साथ हमने हमारे लास्ट टॉपिक में रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट को पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि ग्लूकोज की सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होती है, जिसकी वैल्यू यूनिटी होती है, 1 होती है। दैट मींस सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व्ड एंड सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग इवॉल्व्ड। फैटी एसिड में ये चीज कम होती है, ऑक्सीजन ज्यादा लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलती है, और इसका जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है वो 0.7 है, वो कम है। तो प्रोटीन का 0.9 है। आई होप कि यहां तक बात समझ में आ गई है।
प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वेद साइंस, और आप हमारे साथ ज़रूर टेलीग्राम पे भी जुड़े हैं, और @वेद साइंस आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और उसमें आप @वेद साइंस करें, सबसे पहले यही आएगा। तो डोंट वरी, आप वहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको इस वाली वीडियो लेक्चर की PDF वर्जन भी अवेलेबल कराएंगे, और हमारी कमिंग वीडियो में हम आपको इस वाले टोटल रेस्पिरेशन प्रोसेस वाले के टोटल हम आपको PYQs कराएंगे, उसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स को करेंगे, और एक 15 to 20 मिनट्स का एक क्विक रिविजन भी हम आपको कराएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।